हेलो जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस पर। तो इस वीडियो में करने वाले हैं डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए विज्ञान का प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट दूसरा होने वाला है। इससे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो उसका प्लेलिस्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बना दिया है, तो आप लोग सिंपली जो है प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आप लोग ना प्रैक्टिस सेट लगाया कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेंगे। और मैं आपको हर एक वीडियो में 20 क्वेश्चन करवाता हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है 20 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए तो आप लोग क्या कीजिएगा कि कॉपी और पेन लेके बैठ जाइएगा और 1 से 20 नंबर तक नंबरिंग कर लीजिएगा, और मेरे उत्तर देने से पहले अपना उत्तर देख के कॉपी में लिखिएगा, और फिर वीडियो के अंत में अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा कि आपने कितना सही किया है। और हाँ, अगर आपको इसका बेहतरीन सा पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ना है वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, जिससे कि आप जो है ये बेहतरीन सा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल है कि जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। यानी कि आपको बताना है कि किस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सप्तऋषि तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। और ये जो है ना, ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में आकाश में ये रात्रि के समय दिखाई देता है, सप्तऋषि तारामंडल। आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है, भारी जल वह जल होता है। भारी जल किसे कहते हैं जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थित रहता है, जिसमें कैल्शियम एवं पोटेशियम के और विलय लवण होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का समस्थानिक उसका आइसोटोप ले लेता है, या ऑप्शन डी जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो भारी जल किसको कहते हैं आपको ये बताना है। तो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है उसे ही कहते हैं भारी जल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? हो जाएगा सी हो जाएगा। जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेते हैं उसे ही कहते हैं भारी जल। आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, परमाणु नाभिक के अवयव है। परमाणु नाभिक के अवयव क्या है? देखिए आप लोगों को पता होगा कि ये परमाणु है, और परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है। तो परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और प्लस में न्यूट्रॉन होता है। तो वही तो बोला गया है कि परमाणु नाभिक के अवयव कौन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। जब किसी व्यक्ति का आयु 20 साल हो जाता है तो उस व्यक्ति के शरीर में हड्डी कितना होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि हड्डी 206 होता है ना मानव के शरीर में। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा 206, लेकिन ऑप्शन में 206 नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्योंकि 20 साल की उम्र में व्यक्ति में जो है हो जाती है 206 हड्डी, और जब मनुष्य जो है बाल अवस्था में होता है तब उसमें 306 हड्डी होता है लगभग, बाल अवस्था में, यानी कि जब मनुष्य जो है छोटा होता है तब। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके शरीर में हड्डी 206 हो जाती है। आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, HIV द्वारा होने वाला रोग है। आप लोगों को बताना है कि HIV क्या है। HIV द्वारा कौन सा रोग होता है? तो एड्स नामक रोग होता है। एड्स ये जो है HIV वायरस के कारण होता है। HIV वायरस के कारण होता है ये रोग, वायरस के कारण ये रोग होता है HIV। आप लोगों को याद रखना है, एड्स नामक रोग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे तक जले तो बिजली का खर्च होगा। यानी कि अगर 100 वाट का बिजली का बल्ब है, कितना वाट का है?
P इज इक्वल टू कितना वाट दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है। 100 वाट का बिजली का बल्ब है। अगर ये 10 घंटे तक जलता है, मतलब समय कितना दिया हुआ है, 10 घंटा दिया हुआ है, तो बिजली का खर्च निकालना है। तो बिजली का खर्च निकालने का फॉर्मूला होता है वाट गुने, क्या होता है बिजली का खर्च निकालने का फॉर्मूला, वाट गुने में समय, वाट गुने में समय बटे में होता है 1000, 1000। अब देखिए वाट, वाट कितना दिया हुआ है, 100 वाट का विद्युत बल्ब है ना, गुना समय कितना दिया हुआ है, समय 10 घंटा दिया हुआ है, बटे में 1000 हो जाएगा ना। तो देखिए नीचे में 3 शून्य, ऊपर में भी 3 शून्य कैंसिल, तो बचा कितना, 1 यूनिट, यानी कि 1 इकाई हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको याद रखना है कैसे बना क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छा से समझा दिया है। अब देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है, आप लोगों को यह बताना है। तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, आप लोगों को याद रखना है। कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व कितना होता है, 10 का पावर 3 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, 10 का पावर 3 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या हो जाता है, जम जाता है, पानी जम जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है क्या बन जाता है, उबलने लगता है, उबलने लगता है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 8। भूपपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। कितना पाया जाता है, तो 46 पॉइंट में 46% भूपपड़ी में पाया जाने वाला ऑक्सीजन है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इनटू में हाफ H2O, इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यही तो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। अगर आपसे पूछे जिप्सम का सूत्र, तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इनटू में 2H2O। ये जिप्सम का सूत्र है। किसका सूत्र है, तो ये जिप्सम का सूत्र है, आप लोगों को याद रखना है। इसी को गर्म करके कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते जिप्सम को, तो जिप्सम को ना 125 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, POP। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में, मूर्ति बनाने में, खिलौना बनाने में करते हैं उपयोग। आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। अगर आपसे पूछे एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH, यही होता है एसिटिक अम्ल का सूत्र। अगर आपसे पूछे ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है किस में, इमली में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है अमाशय में। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, आप लोगों को याद रखना है। और सिरका में ना एसिटिक अम्ल पाया जाता है, 6 से 8% एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है, ध्वनि का वायु में कितना वेग होता है, आप लोगों को यह बताना है। तो ध्वनि का वेग वायु में होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है, 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है ध्वनि का वायु में वेग। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है, तो सबसे ज्यादा क्या है कि ध्वनि का वेग ना सबसे ज्यादा होता है किसमें, तो ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा ठोस अवस्था में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ठोस में। और ठोस के बाद पाया जाता है द्रव में, और फिर द्रव के बाद पाया जाता है किसमें, तो द्रव के बाद गैस में पाया जाता है। ये याद रखना है क्रम, यानी कि सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। अब देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12।
कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग बताना है। यानी कि यहां सूर्य है और इस सूर्य के प्रकाश को, यहां पृथ्वी है, अर्थ है, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.5 मिनट का समय लगता है। कितना का समय लगता है? 8.5 मिनट का समय लगता है। राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.5 मिनट का समय लगता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील को अगर कठोरता प्रदान करना है तो उसमें क्या बढ़ाई जाती है, आप लोगों को यह बताना है। कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा या क्रोमियम की मात्रा। तो स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। क्या बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। आप लोगों को याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग कहां किया जाता है? रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, या फिर एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कहां किया जाता है? आप लोगों को यह बताना। तो इसका प्रयोग किया जाता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, क्या है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों? घरेलू जो एलपीजी सिलेंडर होता है, जो लाल सिलेंडर जिसको खाना बनाने में प्रयोग करते हैं, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, ये इसका फुल फॉर्म होता है एलपीजी का। और इसका मुख्य घटक क्या होता है एलपीजी का? आइसोब्यूटेन। तो बताना है आपको कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। क्यों नहीं प्रदान किया जाता है? क्योंकि ये एलपीजी क्या है? क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं, इसलिए उसे दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण ये कैसा होता है? तरंग के समान होता है, कणों के समान होता है, तरंग एवं कण दोनों के समान होता है, या फिर किसी के समान नहीं होता है? तो प्रकाश विकिरण ये तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। प्रकाश तरंग के जैसा भी व्यवहार करता है और कण के जैसा भी व्यवहार करता है, आप लोगों को याद रखना है। और प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? प्रकाश, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है प्रकाश? एक प्रकार की, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और ये प्रकाश ना, ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित करती है। आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, शुष्क बर्फ है। बताना है कि इनमें से कौन सा शुष्क बर्फ है? ठोस पानी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, निर्जल बर्फ या ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। शुष्क बर्फ कौन है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसे शुष्क बर्फ कहते हैं, CO2। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसे क्या कहते हैं? तो शुष्क बर्फ कहा जाता है। और इसका प्रयोग आमतौर पर अस्थायी प्रशीतक के रूप में करते हैं। प्रशीतक माने ठंडा करने में करते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना है? हवा में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? देखिए, नाइट्रोजन पूछे हवा में, तो नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। अगर ये तो हो गया नाइट्रोजन। अगर आपसे पूछे ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो हवा में अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो हवा में ऑक्सीजन पाया जाता है 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अगर पूछें तो ये 0.03% पाया जाता है। तो भाई पूछा था ना कि वायु में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 78% पाया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। देखिए, तार जो है ना घर में 3 प्रकार का होता है। एक होता है काला तार, एक होता है, देखिए, एक होता है क्या? काला तार, एक होता है लाल तार, और एक होता है हरा तार। ये 3 प्रकार की तार का प्रयोग करते हैं। तो वही बोला गया उदासीन तार का प्रयोग किस में करते हैं? तो काला तार को उदासीन तार का होता है।
उदासीन तार काला तार होता है, और उदासीन तार क्योंकि इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होता इसलिए इसे कहते हैं उदासीन तार। और ये जो लाल रंग का तार है ये आवेशित होता है। लाल रंग का तार क्या होता है? आवेशित होता है, इससे धारा प्रवाहित होता है। और ये जो हरा रंग का तार है ना, इसको अर्थिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। अर्थिंग, हरा तार को किस में करते हैं? अर्थिंग में प्रयोग करते हैं, याद रखना है। अब देखिए लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? खतरा के सिग्नल में किसका उपयोग करते हैं? तो लाल रंग का उपयोग करते हैं, याद रखना है। क्यों करते हैं खतरा के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग अगर आपसे पूछा जाए? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य ना, तो इसका तरंग दैर्घ्य होता है, ज्यादा होता है, इसलिए करते हैं। और इसका विचलन भी कम होता है। विचलन क्या होता है इसका? विचलन कम होता है। विचलन माने समझते हैं कि नहीं? यानी कि जब इस लाल रंग, यानी कि जब आपको पता होगा कि जब हम श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का, और विचलन भी कम होता है और इसका तरंग दैर्घ्य भी ज्यादा होता है, जिस कारण से इसका प्रयोग खतरे के सिग्नल में करते हैं ताकि ये आसानी से दिख जाता है। तो ये हो गया है 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट खत्म। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितना सवाल सही किया है। कमेंट में बताइएगा कि आपने कितना सही किया है। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इस बेहतरीन का पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का, तो आप ना इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा 9006133315। इस पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा जहां से आप आसानी से पीडीएफ ले सकते हैं। तो धन्यवाद।